हेलो गाइस। आज के टाइम में अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज के टाइम में हर कोई अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है। लेकिन बिज़नेस करने में या स्टार्टअप खोलने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है फाइनेंस की। ये तो आप भी समझते होंगे कि अगर हमें स्टार्टअप खोलना है तो हमें खोलने पे ही लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करना होता है। और इवन कि ये जो प्रॉब्लम है कंपनीज़ की भी होती है कि कंपनीज़ भी इतना पैसा कहाँ से रेज़ करती है। जो कंपनी लाखों करोड़ों की कंपनी होती है, क्या उनके पास लाख करोड़ रुपए खुद के पैसे तो नहीं होंगे, तो ये कहाँ से फंड रेज़ करते हैं। तो सबसे जो प्राइमरी सोर्स होता है बैंक लोन। मैं अगर कभी भी पैसे की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, तो एक ही आता है मेरे माइंड कि मैं बैंक से लोन ले लेती हूं। लेकिन आप एक बार सोचो कि आप बैंक हो और मैं अपना स्टार्टअप खोलने जा रही हूँ और आपसे करोड़ रुपया मांग रही हूँ, 1 करोड़ रुपया, तो आप मुझे दे दोगे? आज मेरा स्टार्टअप अभी जो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो आप कैसे मेरे पे 1 लाख रुपया लगा दोगे, 1 करोड़ रुपया लगा दोगे? क्या पता आपके पैसे आपको वापस मिले या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक्स की भी ना अपनी एक सिक्योरिटी होती है, वो ऐसे ही किसी स्टार्टअप में पैसा नहीं लगा देते। तो फिर बैंक से भी लोन नहीं ले सकते, तो फिर हम पैसा कहाँ से अरेंज करें अपना स्टार्टअप ओपन करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि अगर हमें स्टार्टअप खोलना है तो इसके लिए हम फाइनेंस कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस होते हैं फाइनेंस रेज करने के। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, एक कंपनी या स्टार्टअप में 4 तरह के सोर्सेस होते हैं जहाँ से हम फंड रेज कर सकते हैं। पहला सोर्सेस है लॉन्ग टर्म लोन, सेकंड है डिबेंचर्स, थर्ड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड फोर्थ है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सोर्स के बारे में, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन के बारे में। लोन हम किसी से भी ले सकते हैं, जैसे कि बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ से लोन लें कि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो, हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़े, या हमारे लिए कहाँ से लोन लेना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि हमें कहाँ से लोन लेना चाहिए और इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। तो गाइस, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं हमें उस पर एक सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देगा। एक तो सिक्योरिटी की जो फॉर्मेलिटी होगी, एंड दूसरी हमारी फॉर्मेलिटी है हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। मेन चीज़ यही है, अगर हमें बैंक लोन लेना है तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि उस पर कितना % इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। हम चाहते हैं कि लोन हमें कम से कम इंटरेस्ट पे मिले ताकि हम टाइम आने पे वो इंटरेस्ट चुका दें। और अगर हमें लोन लेना है और स्टार्टअप करना है एंड फ्यूचर में अगर हमारा स्टार्टअप किसी टाइम जाके फेल हो जाता है, लाइक हमें प्रॉफिट नहीं होता, हमें भारी लॉसेस भी हो जाते हैं, तो भी इस इंटरेस्ट को एंड प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने के कोई भी हमें डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। ये हमें पे करना ही पड़ेगा बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो यही थोड़ी सी हमारे लिए एक अनसिक्योरिटी सी हो जाती है कि बैंक लोन तो हमें पे करना ही पड़ेगा, अगर हम चाहे लॉसेस में हो चाहे प्रॉफिट्स में हो। ये होगी पहले सोर्स की बात। तो गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस की, जो कि है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बहुत सारे लोगों के लिए एक बिल्कुल ही न्यू टर्म है, क्योंकि अगर हम शेयर्स की बात करें तो इवन शेयर्स का फिर भी लोगों को पता होता है, शेयर मार्केट का पता होता है, लेकिन डिबेंचर्स का बिल्कुल भी लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो डिबेंचर्स के बारे में हम बात करते हैं। डिबेंचर्स भी आप ऐसे समझ लो शेयर्स की तरह होते हैं। जैसे हम शेयर्स पब्लिक में इशू करते हैं और पब्लिक से फंड रेज करते हैं, इसी तरह से डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स हम पब्लिक को इशू करते हैं एंड पब्लिक से फाइनेंस रेज करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो डिबेंचर्स जो होते हैं इस पे हमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ता है, यानी कि हर साल हमें इस पे फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, जैसे लोन की तरह होता है, ये भी एक आउटसाइड लायबिलिटी ही होती है, तो हमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ेगा इस पे। साथ ही डिबेंचर्स एक फिक्स्ड पीरियड के लिए रेज किए जाते हैं, जैसे कि
5 ईयर्स, 6 ईयर्स। अगर हम डिबेंचर्स 5 ईयर्स के लिए रेज करते हैं तो 5 ईयर्स के बाद बाय हुक एंड बाय क्रुक हमें डिबेंचर्स का सारा पैसा लोगों को वापस करना पड़ता है। सेम एज इट इज़ एज लोन। जैसे हम लोन लेते हैं, इंटरेस्ट हर साल पे करते हैं एंड टाइम आने पर लोन वापस कर देते हैं, इसी तरह से हम डिबेंचर्स पब्लिक से रेज करते हैं, उस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न हम देते हैं हर साल एंड पे आके हम जो डिबेंचर्स की सारी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देते हैं। डिबेंचर्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, यानी कि एक फिक्स टाइम के आने के बाद हम उन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिबेंचर्स हम जहाँ से रेज करते हैं उनको हम डिबेंचर्स होल्डर्स कहते हैं। जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं उसी तरह से डिबेंचर होल्डर्स उनको हम बोलते हैं। एंड डिबेंचर होल्डर्स एक आउटसाइड लाइबिलिटी ही होती है कंपनी के लिए कि हम उनको पे कर सकते हैं, इवन के पे करना ही पड़ता है बाय हुक एंड बाय क्रुक। यही इसकी मेन टर्म्स एंड कंडीशन है। हम ये पब्लिक से रेज करते हैं लेकिन पब्लिक को वापस भी करना पड़ता है हमें डिबेंचर्स को। तो गाइस अब हम बात करते हैं इक्विटी के बारे में। आखिर इक्विटी क्या होती है? जो लोग शार्क टैंक्स देखते हैं तो उनको पता ही होगा कि शार्क्स कुछ अमाउंट ऑफ मनी लगाते हैं किसी स्टार्टअप में एंड उसके बदले में इक्विटी रेज करते हैं, इक्विटी ले लेते हैं। तो आखिर ये इक्विटी क्या होती है? तो अगर मैं इक्विटी की बात करूँ, ये शेयर्स का एक टाइप होता है। जैसे हम शेयर्स को पब्लिकली इशू करते हैं एंड पब्लिक से हम मनी रेज कर लेते हैं। जो इक्विटी की मेन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में अगर बात करें, इक्विटी जहाँ से हम रेज करते हैं उस पब्लिक को हम इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे लेकिन उनको क्या मिलेगा पैसा लगाने पे, तो यही मेन बात होती है। जो इक्विटी होल्डर्स है ये रियल ऑनर्स होते हैं। मान लो मेरी एक शॉप है, अब मैं उस शॉप पे अपना पैसा लगा रही हूँ, काम कर रही हूँ। जब मैं काम करने पहुँची तो लास्ट में देखा कि अब मेरा लॉस है, साल के एंड में लॉस हो गया। अब मैं किसी के पास थोड़ी जाऊंगी कि मेरा लॉस कवर करो, मैं किसी के पास नहीं जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो शॉप है वो तो मेरी खुद की है, मैंने पैसा लगाया है, अपने रिस्क पे पैसा लगाया है, तो मैं किसी को कैसे बोल सकती हूँ कि वो लॉस है। सेम सिचुएशन इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है, क्योंकि जो पैसा लगाते हैं वो रियल ऑनर्स होते हैं, तो वो अपने रिस्क पे पैसा लगाते हैं। लेकिन मान लो मैं एक अगेंस्ट सिचुएशन की बात करती हूँ। जब मैंने अपनी शॉप स्टार्ट करी, वहाँ से एंड पे मुझे लाखों करोड़ों का मतलब अनएक्सपेक्टेशनल प्रॉफिट हो गया। तो अब वो जो प्रॉफिट है वो किसका होगा? वो तो मेरा ही होगा ना, क्योंकि मैंने पैसा लगाया था, अपने रिस्क पे पैसा लगाया था और वो सारा का सारा प्रॉफिट मेरा हुआ। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक रिस्क रहता है। अगर तो स्टार्टअप बहुत अच्छा चला तो जितना प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स का, जितने परसेंटेज में मैंने इक्विटी शेयर्स को होल्ड किया उतने परसेंटेज में मुझे कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी डूब गई तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक रिस्क तो उठाना ही पड़ता है कंपनीज का, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर बहुत सोच समझ के पैसा लगाते हैं, क्योंकि अगर उनका पैसा डूब गया तो बिल्कुल वापस नहीं आएगा। तो अब मैं एक बार अपनी शॉप पे फिर से वापस जाना चाहूँगी। मान लो मेरी शॉप थी और शॉप बिल्कुल ही डूब गई, हज़ारों लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया और अब मैं अपनी शॉप को वापस खड़ा करना चाहती हूँ, एक और मौका देना चाहती हूँ। तो अब उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैं खुद ही वहाँ पे पैसे लगाऊंगी ना, मैं किसी को नहीं बोल सकती कि पैसा दो, क्योंकि लॉस मेरा है, पैसा भी मेरा दोबारा लगेगा। लेकिन यही एक मेन बात होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा डूबेगा तो सिर्फ उतना अमाउंट का पैसा डूबेगा जितना वो पैसा लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं डूब सकता। इसी को हम कहते हैं लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि जो कंपनीज की स्टार्टअप की कैपिटल एक लिमिटेड कैपिटल होती है, शॉप्स की केस की तरह नहीं हो सकती। जैसे कि शॉप्स का सारा लॉस हमें घर से भी उठाकर पे करना होता है, लेकिन ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स का सिर्फ उतना पैसा डूबता है जितना वो स्टार्ट में लगाते हैं। एंड अगर मान लो किसी क्रेडिटर्स का पैसा नहीं चुकाया कंपनी ने स्टार्टअप में, तो वो पैसा कहाँ से वो चुकाएंगे?
वो कंपनीज के जो एसेट्स हैं या उनके कुछ भी मटेरियल पड़ा है, सामान पड़ा है, उनको बेचकर उनका पैसा चुकाएंगे। ये स्टार्टअप की अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन शेयर होल्डर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। शेयर होल्डर्स का सिर्फ उतना अमाउंट ऑफ रिस्क होता है जितना वो एक टाइम पे पैसा लगा रहे हैं। जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जब कंपनीज के कोई मेन डिसीज़न लेने होते हैं, कोई भी मेन डिसीज़न, तो कौन लेता है? तो कंपनीज के ऑनर्स ही तो डिसीज़न होंगे, लेंगे ना। तो कंपनीज के ऑनर तो शेयर होल्डर्स हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही उस कंपनीज के स्टार्टअप के कोई भी मेन डिसीज़न है वो लेते हैं। अब आप बात करोगे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो तो चारों तरफ फैले हुए हैं, तो वो कैसे डिसीज़न ले सकते हैं? तो इसकी भी मैं आपको बात करती हूँ। शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है जहाँ पे वो वोट करते हैं, वोटिंग काउंट करते हैं, इलेक्शन की तरह होता है। जिस पक्ष में ज़्यादा वोट्स होती हैं वो डिसीज़न कंपनी का हो जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं फोर्थ सोर्स ऑफ फाइनेंस की, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब मैं एक छोटी सी बात करती हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिफरेंस दो है। एक तो वो कंपनीज के डिसीज़न नहीं ले सकते, वो इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो रियल ओनर्स नहीं होते। दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न दिया जाता है, यानी कि अगर कंपनी को लॉस हो गया, स्टार्टअप को लॉस हो गया, फिर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक मिनिमम अमाउंट तो दिया ही जाएगा, चाहे कंपनी जिस मर्जी सिचुएशंस में हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुआ तो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। यही मेन डिफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट मिलेगा अगर हुआ तो, लेकिन फिर भी इनकी एक मिनिमम सिक्योरिटी होती है कि इतना इनको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब इतना तो पैसा इनको रिटर्न मिलेगा, जैसे लोन का इंटरेस्ट होता है उसी तरह से। एंड बाकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर में डिफरेंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो अब कंपनी ने फंड इन चारों सोर्सेज से रेज कर लिया एंड साल के एंड में अब चुकाने की बारी आती है, तो कौन सा फंड पहले चुकाया जाएगा? इसमें काफ़ी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। मैं पहले एक सिचुएशंस की बात करती हूँ। मान लो मेरा स्टार्टअप बिल्कुल ही लॉस में चला गया, मुझे बहुत लॉस हो गया। अब उस लॉस में सबसे पहले हम जो लोन से पैसा उठाया था उसका भी लॉस ऐड कर देंगे। सेकेंडली, जो हमने डिबेंचर्स से पैसा उठाया था उसका भी लॉस ऐड कर देंगे। थर्डली, हम जो प्रेफरेंस होल्डर्स का मिनिमम रिटर्न था, मिनिमम जो सिक्योरिटी थी, उसको भी हम ऐड कर देंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या? कुछ नहीं, क्योंकि वो तो रियल ओनर्स है, उनको नहीं मिलेगा, उनका तो लॉस अपना है, उनको हम स्टार्टअप नहीं देगी। तो ये एक कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह से कंपनी का लॉस हो जाता है। अब मान लो साल के एंड में अगर मैं सेकंड सिचुएशन लूँ कि मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, कि मैं अपने एक्सपेंस चुका सकती हूँ, तो इतना मुझे प्रॉफिट हो गया। अब सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? उस प्रॉफिट में से लोन का इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट पे कर दिया। अब सेकेंडली डिबेंचर्स होल्डर का इंटरेस्ट पे करेगी। डिबेंचर्स होल्डर का इंटरेस्ट भी पे कर दिया। थर्डली क्या करेगी कंपनी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मिनिमम अमाउंट है वो पे करेगी। अब वो भी पे कर दी। अब मुझे पता चला कि इसके बाद मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि उनका लॉस है, वो तो कंपनी के ओनर्स हैं। अब मान लो उसके बाद भी अगर हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है, तो जितना प्रॉफिट बचेगा वो किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब इसके काउंटर में मैं एक और सिचुएशन देखती हूँ कि मान लो कि साल के एंड में मुझे अनएक्सपेक्टेशनल जो प्रॉफिट हो गया, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। अब मैं क्या करूँगी? अब एक स्टार्टअप क्या करेगा? तो अब सबसे पहले एक स्टार्टअप सेम इंटरेस्ट का पैसा चुकाएगा। सेकेंडली, वो स्टार्टअप डिबेंचर्स होल्डर का इंटरेस्ट चुकाएगा। थर्डली, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मिनिमम अमाउंट ऑफ जो मनी है वो चुकाएगा। फोर्थ, जो प्रॉफिट है, अब इक्विटी शेयर्स का प्रॉफिट है तो इक्विटी शेयर्स को देगा। ठीक है, तो मान लो कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया कि इक्विटी शेयर्स को भी बहुत प्रॉफिट हो गया। अब इक्विटी शेयर्स को चुकाने के बाद वो फिर से प्रेफरेंस शेयर के पास आएगा।
अब वो इक्विटी शेयर्स के बाद फिर से प्रेफरेंस शेयर्स को भी पैसा देगा और इक्विटी शेयर्स को भी पैसा देगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो भी तो उनके ऑनर्स ही थे, लेकिन बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि उनको एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, एक मिनिमम सिक्योरिटी मिल जाती थी, लेकिन जो इक्विटी शेयर के केस में नहीं मिलती। तो यही मेन डिफरेंस होता है और यहाँ से ही एक स्टार्टअप पैसा रेज कर सकती है, फंड रेज कर सकती है अपने स्टार्टअप के लिए। अब लास्ट में मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम सारा का सारा पैसा लोन से क्यों नहीं ले लेते, डिबेंचर होल्डर से क्यों नहीं ले लेते, इक्विटी शेयर से क्यों नहीं ले लेते, और सबसे ज़्यादा हमें पैसा कहाँ से रेज करना चाहिए। तो मेनली जो कंपनी क्या करती है, एक मिक्स्ड सोर्स ऑफ फंड से पैसा रेज करती है, किसी एक सोर्स से नहीं करती, और इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो इस टॉपिक पे मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि आखिर एक स्टार्टअप सिर्फ एक सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा क्यों नहीं रेज करता। तो उस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि एक स्टार्टअप एक मिक्स्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों रेज करता है, एक ही सोर्स से फंड क्यों नहीं रेज करता। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइज, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।